हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपना घर। मॉल ऑफ इंडिया में अपनी सहेली शिखा के साथ चहलकदमी करते हुए तनिष्क के शोरूम की ओर बढ़ गई थी सुहासिनी। शोकेस में छोटे छोटे डायमंड के ईयर रिंग ने उसका ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि बेटी टीना का जन्मदिन आने वाला था। पर सेल्स गर्ल की ओर पलटते ही वह कुछ यूँ चौंकी मानो सांप पर पाँव पड़ गया हो। अरे मानसी, तुम यहाँ? उसके मुंह से अनायास ही निकला था। जी हाँ, मैं यहाँ। कहिए, क्या दिखाऊं आपको? सेल्स गर्ल ने मीठे स्वर में पूछा था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो यूं ही देख रही थी। सुहासिनी के मुख से इतना भी किसी प्रकार से निकला था। मानसी कुछ बोलती उससे पहले ही सुहासिनी बोल पड़ी। मानसी, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हूँ? क्षमा कीजिए मैम, हमें काम के समय व्यक्तिगत कारणों से अपना स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं है। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी, मानसी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया था और अपने कार्य में व्यस्त हो गई थी। क्या हुआ, इस तरह पत्थर मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से फूड कोर्ट चलते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। शिखा ने उसे झकझोर ही दिया था और मॉल के टॉप फ्लोर पर स्थित रेस्तरां की ओर खींच ले गई थी। क्या लोगी? मैं तो अपने लिए कुछ चाइनीज मंगवा रही हूँ। शिखा ने मेन्यू पर सरसरी निगाह दौड़ाई थी। मेरे लिए एक प्याली कॉफ़ी मंगवा लो, और कुछ खाने का मन नहीं है, सुहासिनी रुंधे गले से बोली थी। बात क्या है? कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं था, इसलिए तो हम यहाँ तक आए। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? शिखा अनमने स्वर में बोली थी। तनिष्क के काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल को ध्यान से देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने तो उससे बात भी की थी और उसे ध्यान से देखा भी था। ठीक कह रही हो तुम, मेरे मन मस्तिष्क पर इतनी देर से वही छाई हुई है। पता है कौन है वह? नहीं तो, वह मेरी ननद मानसी है। शिखा, क्या कह रही हो? वह यहाँ क्या कर रही है? यही तो जानना चाहती थी मैं, पर उसने तो बात तक नहीं की। बात नहीं की तो तुम उसे गोली मारो, क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? वैसे भी तुम तो उस घर को 5 बरस पूर्व पीयूष के जाने के बाद ही छोड़ चुकी हो। पीयूष के जाने के बाद से तुम्हारा संपर्क सूत्र तो यूँ भी टूट चुका है, शिखा ने समझाया था। संपर्क सूत्र तोड़ना क्या इतना सरल होता है शिखा? पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है, और पति के साथ साथ उसके परिवार वालों से एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं हम। उस समय पीयूष का संबल छूट जाने पर मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। माता पिता भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि वे मेरे सच्चे हितैषी हैं, और मैं अपनी ससुराल छोड़कर उनके साथ चली आई थी। लेकिन शायद उन्हें यह डर सता रहा था कि पीयूष की मृत्यु के बाद उसके बीमे और मुआवजे आदि के रूप में जो 50 लाख रुपए मिले थे, उन्हें कहीं मेरे ससुराल वाले न हथिया लें। उनका डर निर्मूल भी तो नहीं था सुहासिनी। पता नहीं शिखा, पर मेरे और पीयूष के विवाह को मात्र 3 वर्ष हुए थे। परिवार का बड़ा कमाऊ पुत्र हादसे का शिकार हुआ था। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूटा था। मैं स्वयं भी विक्षिप्त सी अपनी 1 वर्ष की बेटी को सीने से चिपकाए वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रही थी। ऐसे में मेरे परिवार ने क्या किया जानती हो? क्या? मेरे दहेज की एक एक वस्तु वापस मांग ली थी उन्होंने। मेरी सास ने विवाह में उन्हें दी गई छोटी मोटी भेंट भी लौटा दी थी। सिसकते हुए कहने लगी, मेरा बेटा ही चला गया तो इन व्यर्थ की वस्तुओं को रखकर मैं क्या करूंगी? पर जब मैं अपनी बेटी टीना को उठाकर चलने लगी तो वे तथा परिवार के अन्य सदस्य फपक उठे थे। मत जाओ सुहासिनी, और तुम जाना ही चाहती हो तो टीना को भी यहीं छोड़ जाओ। पीयूष की एकमात्र निशानी है वह, हम पाल लेंगे उसे। वैसे भी वह तुम्हारे भविष्य में बाधक बनेगी। तो तुमने क्या उत्तर दिया था सुहासिनी? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपट कर टीना को मेरी गोद में से छीन लिया था और टैक्सी में जा बैठी थी।
मैं निःशब्द चित्र लिखित सी उनके पीछे खिंची चली गई थी। जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ सुहासिनी। उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना दुभर हो जाएगा, शिखा ने सांत्वना दी थी। जीना तो वैसे ही दुभर हो गया है। तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में ही मेरा परिवार मुझे ले आया था। छोटे भाई सुहास ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वादा किया था कि वर्ष भर में सारी रकम लौटा देंगे, पर लाख मांगने पर भी 1 पैसा नहीं लौटाया। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता। सुहास उस प्रसंग के आते ही आग बबूला हो उठता है। चल छोड़ यह सब पचड़े और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी, शिखा ने धीरज बंधाया था। मैं लाख भूलने की कोशिश करूं, पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना है। प्रारंभिक भुगतान के लिए 10 लाख मांग रहे हैं। मैंने कहा कि सारी रकम टीना के लिए स्थायी जमा योजना में डाल दी है। तो कहने लगे खैरात नहीं मांग रहे हैं, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना। ऐसी भूल मत करना, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं। मुझे नहीं लगता उनकी नीयत ठीक है, शिखा ने सलाह दी थी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्यार केवल दिखावा है। टीना बेचारी तो बिल्कुल दबकर रह गई है। हर बात पर उसे डांटते डपटते हैं। मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम टीना को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते? नहीं, वे तो अपने बेटों का ही पक्ष लेते हैं। जब से मैंने बड़े भैया को फ्लैट के लिए 10 लाख देने से मना किया है, माँ मुझसे बात तक नहीं करती। सुहासिनी के नेत्र डबडबा गए थे। क्यों अपने को दुखी करती है सुहासिनी? अलग फ्लैट क्यों नहीं ले लेती? मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था, क्या नहीं है तेरे पास? सौंदर्य, उच्च शिक्षा, मोटा बैंक बैलेंस, दूसरे विवाह के संबंध में क्यों नहीं सोचती तू? मेरे जीवन में पीयूष का स्थान कोई और नहीं ले सकता। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है, और मैं टीना के लिए सौतेला पिता लाने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इसलिए तुमने योगेश जैसे योग्य युवक को ठुकरा दिया, शिखा ने अपना चाउमीन समाप्त करते हुए कहा था। नहीं, मैं खुद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती। यो भी उसे मुझसे या टीना से नहीं, मेरे पैसे और नौकरी में अधिक रुचि थी। चलो ठीक है, तुम सही और सब गलत। बहस में तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। शिखा ने पटाक्षेप करते हुए बिल चुकाया और दोनों सहेलियां मॉल से बाहर आ गई। बैंक में व्यस्तता के बीच भी मानसी का भोला भाला चेहरा सुहासिनी की आंखों के सामने तैरता रहा था। 5 बजते ही सुहासिनी अपनी स्कूटी उठाकर मॉल के सामने आ खड़ी हुई। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मानसी आती नजर आई थी। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थीं। मानसी ने उसे देखकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए थे। मैं तब से यहीं नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेली शिखा यहाँ लंच के लिए आए थे। मैं बैंक से यहाँ फिर से केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो बैठो, कहीं बैठकर बात करेंगे। सुहासिनी ने अपनी स्कूटी की पिछली सीट की ओर इशारा किया था। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पर माँ बहुत चिंता करने लगती है, मानसी संकुचित स्वर में बोली थी। बैठो मानसी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। सुहासिनी का अधिकारपूर्ण स्वर सुनकर मानसी ना नहीं कह सकी थी। अब बताओ, तुम्हें यह सेल्स गर्ल की नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रेस्तरां के आमने सामने बैठते ही पूछा था सुहासिनी ने। समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता न भाभी। पीयूष भैया का सदमा पापा नहीं सह सके, पक्षाघात का शिकार हो गए। जो कुछ भविष्य निधि मिली उनके इलाज और अमला दीदी के विवाह में खर्च हो गई। पेंशन से फ्लैट की किस्त दें या घर का खर्च चलाएं, उस पर रोहित भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई। रोहित भैया पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा कि मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ। रोहित भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली तो पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसलिए नौकरी कर ली। 15,000 भी बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी थी मानसी। इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे सूचित तक नहीं किया। एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को।
सुहासिनी के नेत्र डबडबा आए थे। पराया तो आपने कर दिया भाभी, भैया क्या गए, आप भी हमें भूल गई। और जैसे ही आप घर छोड़कर गई, माँ तो बिल्कुल बुझ सी गई है। सदा एक ही बात कहती है, मैंने सुहासिनी को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था। पर उसने तो पीयूष के बाद पलटकर भी नहीं देखा। टीना को देखने को तड़पती रहती है। उसके जन्मदिन पर बधाई देना चाहती थी, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगे, आप सोचेंगी कि पैसे के चक्कर में बच्ची को बहका रहे हैं ससुराल वाले। मानसी किसी प्रकार अपने आंसू रोकने का प्रयत्न करने लगी थी। सुहासिनी ने खाने के लिए जो हल्का फुल्का मंगवाया था वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई, पर दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं। मुझे घर छोड़ दो भाभी, माँ सदा यही सोचती रहती है कि कहीं कुछ अशुभ न घट गया हो। मानसी उठ खड़ी हुई थी। सुहासिनी मानसी को बाहर से ही छोड़कर चली आई थी। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था उसका। अनजाने में ही कैसा अन्याय हो गया था उससे। पीयूष की पत्नी होने के नाते ही उसे मुआवजा मिला था, उसी के स्थान पर नौकरी मिली थी और वह सारे बंधन तोड़कर मुंह फेर कर चली आई थी। लो आ गई महारानी। सुहासिनी को देखते ही माँ ने ताना कसा था। क्यों, क्या हुआ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? सुहासिनी ने पूछ ही लिया था। पूछ रही हो तो सुन भी लो। तुम दिन भर गुलछर्रे उड़ाओ और हम तुम्हारी बिटिया को संभालें, यह हमसे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हूँ? टीना आपसे नहीं संभलती, यह तो आपने कभी कहा नहीं। आप कहें तो स्कूल के बाद प्रेस में डाल दूंगी। सुहासिनी सीधे सपाट स्वर में बोली थी। तो डाल दो न, मना किसने किया है। अब अम्मा की सेवा करने की नहीं, करवाने की उम्र है। बड़े भैया चाय पीते हुए बोले थे और बड़ी भाभी हंस दी थी। मुझे भी एक प्याली चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। सुहासिनी ने बात का रुख मोड़ना चाहा। बना लो न बीबी रानी, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। वैसे तुम थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है और अब तो 7 बजने वाले हैं। मानसी मिल गई थी, उससे बात करने में देर हो गई। मानसी कौन? बड़ी भाभी पूछ बैठी थी। अरे वही मन्नो, इसकी छोटी ननद। वह क्या लेने आई थी तुझसे? माँ बिफर उठी थी। कुछ लेने नहीं आई थी, मैंने ही उसे मॉल में देखा था। बेचारी तनिष्क के शोरूम में सेल्स गर्ल का काम करती है। माँ आप नहीं जानती, वहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। हमने फ्लैट के लिए केवल 10 लाख मांगे तो मना कर दिया। वहाँ जाने कितने लुटा कर आई है। अब बड़े भैया भी क्रोध में आ गए थे। ठीक है, मेरा पैसा है, जैसे और जहाँ चाहूँगी खर्च करूँगी। सुहासिनी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। फिर यहाँ क्यों पड़ी हो? वहीं जाकर रहो जहाँ पैसा लुटा रही हो। भैया, सुहासिनी इतने ज़ोर से चीखी थी कि घर में हलचल सी मच गई थी। चीखो चिल्लाओ मत, माना कि तुम बहुत धनी हो, पर घर में रहना है तो नियम कायदे से रहना होगा, नहीं तो जहाँ सिंह समाए वहाँ जाने को स्वतंत्र हो तुम। बड़े भैया अपना निर्णय सुनाकर भीतर अपने कमरे में चले गए। सुहासिनी पत्थर की मूर्ति बनी वहीं बैठी रही। तभी अंदर से टीना के रोने की आवाज़ आई। टीना कहाँ है? सुहासिनी के मुख से अनायास ही निकला था। अंदर सो रही है, थोड़ी चोट लग गई है, बड़ी जिद्दी हो गई है। बार बार सीढ़ियाँ उतर चढ़ रही थी कि फिसल गई। सिर और चेहरे पर चोट आई है, माँ ने अपेक्षाकृत सौम्य स्वर में कहा था। सुहासिनी लपक कर कमरे में गई और टीना को गोद में उठा लिया। टीना उसके कंधे से लगकर देर तक सिसकती रही। सुहासिनी चुपचाप अपने आंसू पीती रही। कुछ ही देर में माथे पर किसी स्पर्श का अनुभव कर वह पलटी थी। माँ बड़े प्यार से उसके माथे और कनपटी पर मालिश कर रही थी। भैया की बात का बुरा मान गई क्या बेटी? नहीं माँ, तकदीर ने जो खेल मेरे साथ खेला है उसमें भला बुरा मानने को बचा ही क्या है। माँ हूँ तेरी, इतना भी नहीं समझूंगी क्या? इसलिए तो तुझे यहाँ ले आई थी। आँखों के सामने रहेगी तो संतोष रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब तुझे बरगलाने का प्रयत्न करेंगे, पर तू विचलित मत होना। थक हार कर सब चुप हो जाएंगी। पर माँ, वहाँ से इस तरह आना कुछ ठीक नहीं हुआ।
आपको तो पता है क्या पीयूष के पिता को पक्षाघात हुआ है। परिवार मुसीबत में है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। कुत्ते की दुम को चाहे कितने दिनों तक दबा कर रखो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तूने वहाँ जाने की ठान ली है तो जा, पर थोड़े ही दिनों बाद रोती गिड़गिड़ाती हुई मत आना। माँ पुनः क्रोधित हो उठी थी। सुहासिनी ने टीना की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली थी, पर घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, मानो सुहासिनी से कोई अपराध हो गया हो। एक सप्ताह बाद सुहासिनी प्रतिदिन की भांति तैयार होकर आई थी। उसकी सहेली शिखा भी आ गई थी। आज टीना भी स्कूल जा रही है क्या? माँ ने पूछा था। नहीं माँ, आज हम दोनों पीयूष के घर जा रहे हैं। अपने घर? माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। उन लोगों को इस समय मेरी आवश्यकता है। सुहासिनी ने घर में सभी के गले मिलकर विदा ली थी और बाहर खड़ी टैक्सी में जा बैठी थी। सुहासिनी की माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई थी। देखो माँ, तुम्हारी सोने की चिड़िया तो फुर्र हो गई। क्यों दुखी होती हो? पराया धन ही तो था, पराए घर चला गया। व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोलकर भैया ने ठहाका लगाया था, जिसकी कसैली प्रतिध्वनि देर तक दीवारों से टकराकर गूंजती रही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।